प्यारे छात्र छात्राओं, आज आपके साथ हैं अधिनायक पाठ के साथ। तो आज आप लोगों को पढ़ना है अधिनायक पाठ। अधिनायक पाठ का विषय निष्ठ प्रश्नोत्तर। तो हम शुरू करते हैं अधिनायक पाठ। अधिनायक पाठ में ध्यान रखना है कि कवि इसके रघुवीर सहाय हैं। उन्होंने इस पाठ में आधुनिक जीवन शैली का मतलब हुआ कि आज जो हमारा प्रजातंत्र का रूप स्वरूप है, उसमें कहने के लिए तो प्रजातंत्र है, लेकिन वास्तव में यह अधिनायकवाद का ही रूप है। ये नेता मंत्री जनता की सेवा करने के बदले सेवा करवाने का काम करते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि जनतंत्र में, प्रजातंत्र में प्रजा महत्वपूर्ण होती है, प्रजा की सेवा के लिए सारे होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये उस जनता से ही सेवा करवाने का काम करते हैं। इसी पर कवि ने यहाँ बड़ा तीखा व्यंग किया है कि आज हमारा प्रजातंत्र ऐसा है जिसमें प्रजातंत्र नहीं अधिनायकवाद छलकता है। ये नेता मंत्री इतने महाबली बन जाते हैं, इतने दबंग बन जाते हैं कि नागरिक डर के कारण, आम नागरिक डर के कारण इनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो पाठ शुरू कर रहे हैं अधिनायक। अधिनायक कविता के कवि का नाम तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रघुवीर सहाय अर्थात बी हो जाएगा। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ, अर्थात ए उत्तर हो जाएगा। रघुवीर के पिता का नाम क्या था? रघुवीर के पिता का नाम हरदेव सहाय, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? रघुवीर सहाय के पिता शिक्षक थे, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षक, बी है। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? रघुवीर सहाय का निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। अधिनायक कविता में किस गीत की चर्चा की गई है? तो अधिनायक शीर्षक कविता में राष्ट्रगीत की चर्चा की गई है, अर्थात इसका उत्तर बी हो जाएगा। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था, अर्थात ए हो जाएगा। रघुवीर सहाय ने कहाँ से एवं किस विषय में एमए किया? रघुवीर सहाय ने अंग्रेजी से एमए किया। हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की थी अंग्रेजी से। अंग्रेजी से इन्होंने एमए किया और वह भी लखनऊ विश्वविद्यालय से, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। नंगे बूचे नरकंकाल किस तरफ से आते हैं? नंगे बूचे नरकंकाल पूरा पश्चिम से आते हैं, अर्थात ए हो जाएगा। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हुए? रघुवीर सहाय प्रयोगवाद काल के। ध्यान रहे कि आधुनिक काल में कई वाद हुए। जैसे आधुनिक काल का पहला काल है भारतेंदु काल, दूसरा काल है द्विवेदी काल, तीसरा काल है छायावाद, चौथा काल है प्रगतिवाद और पांचवा काल है प्रयोगवाद। तो ये प्रयोगवाद के कवि हुए, आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रयोगवाद, अर्थात सी। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता या समकालीन काव्य वाचन के लिए कौन केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन आप देखें, जैसे परिमल है, कौमुदी है, नागरी है, वाणी है, तो इसका उत्तर होगा कौमुदी नामक संस्था की स्थापना उन्होंने की, अर्थात बी हो जाएगा। रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रघुवीर सहाय ने किस पत्रिका का आरंभ किया? रघुवीर सहाय ने नवजीवन पत्रिका का आरंभ किया, मतलब ए हो जाएगा। पूरा पश्चिम से क्या आते हैं? पूरा पश्चिम से नंगे बूचे नरकंकाल आते हैं, अर्थात ए हो जाएगा। रघुवीर सहाय ने
आकाशवाणी दिल्ली के किस विभाग में योगदान दिया? तो इन्होंने समाचार विभाग में योगदान दिया, अर्थात ये हो जाएगा। अधिनायक को देखकर लोगों के मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? अधिनायक को देखकर लोगों के मन में डर का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात ये उत्तर हो जाएगा। रघुवीर सहाय दिनमान के प्रधान संपादक कब बने? रघुवीर सहाय दिनमान के प्रधान संपादक 1979 में बने, अर्थात ये हो जाएगा। रघुवीर सहाय ने नवभारत टाइम्स में किस रूप में योगदान किया? इन्होंने नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता के रूप में योगदान दिया, अर्थात ये हो जाएगा। अधिनायक कैसा है? अधिनायक महाबली है, बड़ा दबंग किस्म का है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए महाबली, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसमें रघुवीर सहाय के निबंध संग्रह कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली मेरा परदेश, यह निबंध संग्रह है, ये उत्तर हो जाएगा। अधिनायक कहाँ बैठा है? अधिनायक सिंहासन पर बैठा है, अर्थात ये हो जाएगा उत्तर। रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? रघुवीर सहाय ग्रंथावली 6 खंडों में प्रकाशित है, अर्थात इसका उत्तर ये हो जाएगा। अधिनायक को देखकर बाजा किस रूप में बजाता है? अधिनायक को देखकर बाजा बेमन बजाता है, क्योंकि यह नागरिक डरा हुआ है, सहमा हुआ है। डर के कारण, भय के कारण ये बाजा तो बजाता है, लेकिन मस्ती में नहीं बजाता है, मन से नहीं बजाता है, बेमन बजाता है, क्योंकि डर के कारण वो बजा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अधिनायक को देखकर बाजा किस रूप में बजाता है? तो बेमन से, तो बी उत्तर हो जाएगा। रघुवीर सहाय ग्रंथावली कहाँ से प्रकाशित है? रघुवीर सहाय ग्रंथावली राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अधिनायक को क्या लगाया जाता है? अधिनायक को तमगा लगाया जाता है, अर्थात ए हो जाएगा उत्तर। रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हुए? रघुवीर सहाय द्वितीय सप्तक के कवि हुए, अर्थात बी हो जाएगा इसका उत्तर। इसमें रघुवीर सहाय की रचना कौन नहीं है? एक रचना नहीं है, मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ के कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे है, तो ये रचना उनकी नहीं है, बाकी ये तीनों उनकी रचनाएं हैं। अधिनायक कविता का संबंध किस गीत से है? अधिनायक कविता का संबंध राष्ट्रगीत से है। आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रगीत ए में है, तो उत्तर ए हो जाएगा। अधिनायक कविता कहाँ से उद्धृत है? अधिनायक कविता आत्महत्या के विरुद्ध से उद्धृत है, किताब का नाम है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। आम आदमी अधिनायक के लिए रोज क्या बजाता है? तो आम आदमी अधिनायक के लिए रोज बाजा बजाता है, ए उसका उत्तर हो जाएगा। हरचरना कौन है? हरचरना आम आदमी है, आम आदमी का प्रतीक है हरचरना, तो इसका उत्तर बी हो गया। हरचरना क्या पहने हुए है? हरचरना फटा सुथन्ना पहने हुए है, अर्थात बी हो गया। तो इस तरह आपका यह पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप बढ़िया अभ्यास करेंगे। आप अभ्यास में आंसर शीट का सहयोग लेंगे। आपकी सुविधा के लिए अलग से आंसर शीट दिया गया है कि आप बनाएंगे, उस बनाने में आपका उत्तर सही है या गलत है, इसकी पड़ताल आप इसी से कर लेंगे। तो एक विशेष आशा उम्मीद से कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक लाकर देश समाज का सम्मान बढ़ाएंगे, परिवार का सम्मान बढ़ाएंगे। तो इस तरह यह पाठ शुभकामना के साथ समाप्त किया जाता है। अगला पाठ लगातार ही आपको पढ़ लेना है। अगला पाठ है हम लोगों के साथ प्यारे नन्हे बेटे को। यह भी कविता का पाठ है। इस पाठ में कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे
वर्ग हैं, लोग हैं जो दबे हुए हैं, सताए हुए हैं, मेहनत कश हैं, वास्तव में लोहा वही है। हमारे जीवन का बड़ा अभिन्न साधन लोहा है। लोहा के बिना हम आज के दौर में, लौह युग में, आधुनिक युग में कुछ कर नहीं सकते हैं। लोहा हमारे जीवन का अभिन्न साधन है और वह लोहा प्रतीक है मेहनत कश का, गरीब आदमी का, और उसी के बल पर हमारा जीवन सुंदर व्यवस्थित रूप से चल रहा है। अर्थात वह परिश्रम करता है और उस परिश्रम का फल हम जो अमीर किस्म के लोग हैं वो भोगते हैं। मोटे तौर पर आपने देख लिया कि अमीरों के जीवन के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के लिए लोहा बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस लोहे का काम गरीब वर्ग करता है। इसी गरीबों के बल पर अमीरों का जीवन चलता है, सामान्य व्यक्ति का जीवन चलता है। तो इस तरह अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं प्यारे नन्हे बेटे को। इस कविता के कवि का नाम विनोद कुमार शुक्ल, जो आपको बाद रहित अर्थात प्रयोगवाद जो है उसके बाद के कवि हैं। ये प्रयोगवाद समाप्त हो गया 64-65 तक जाते जाते, इसके बाद मुक्त साहित्य में चलन आया। ऐसे ही बाद मुक्त कवियों में विनोद कुमार शुक्ल का भी नाम आता है। इन्होंने प्यारे नन्हे बेटे को कविता लिखी। तो आपने देख लिया प्यारे नन्हे बेटे को, कविता के कवि का नाम क्या है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। सी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ, अर्थात ए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास रायपुर में है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल मुख्यतः क्या थे? विनोद कुमार शुक्ल मुख्यतः प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे, कॉलेज में पढ़ाने का काम करते थे, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। पिता ने बिटिया से क्या सवाल किया? पिता ने बिटिया से सवाल किया लोहा कहाँ कहाँ है, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान कब मिला? उन्हें स्मृति सम्मान 1992 को मिला, अर्थात ए हो जाएगा उसका उत्तर। बाहर तार पर क्या सूख रही थी? बाहर तार पर भैया की चड्डी सूख रही थी, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1997, अर्थात ए मिला। ए इसका उत्तर हो जाएगा। बिटिया कैसी थी? बिटिया दुबली पतली थी, अर्थात बी हो जाएगा इसका उत्तर। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1999 को इनको पुरस्कार मिला, तो ए हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन है? तो इनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद है, ए हो जाएगा। पिता ने बिटिया को किस रूप में याद दिलाया? पिता ने बिटिया को सिखलाने के रूप में याद दिलाया, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। लगभग जय हिंद का प्रकाशन कब हुआ? लगभग जय हिंद का प्रकाशन 1971 में हुआ, अर्थात ए हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता कहाँ से उद्धृत है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, वाक्य वाला जैसा शीर्षक लगता है, यानी शीर्षक काफ़ी लंबा है, लेकिन इसको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना है, पढ़ना है। तो शीर्षक लंबा है थोड़ा, लेकिन आपको याद करना है, तो आप इसका उत्तर ए देखेंगे। बेटिया रुककर क्या करती है? बिटिया रुककर याद करती है, सोचती है, याद करती है, ए हो जाएगा। माँ बेटिया को
क्या करती है? माँ बिटिया को समझाती है। माँ बिटिया को समझाती है, ये उत्तर हो जाएगा। नौकर की कमीज गद्य की कौन सी विधा है? नौकर की कमीज गद्य की उपन्यास विधा है। विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? विनोद कुमार शुक्ल के नौकर की कमीज उपन्यास पर फिल्म बनी हुई है, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में किस लोहा उत्पादक केंद्र की बात की गई है? इसमें एक आध केंद्र की बात की गई है, उसमें भिलाई बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भिलाई, अर्थात ए। पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का अनुवाद किस भाषा में किया गया है? तो इतावली भाषा में किया गया है, तो यहाँ पर सी देख रहे हैं, इसका उत्तर सी हो जाएगा। किसे लोहा कहा गया है? यहाँ पर लोहा मेहनत कश को कहा गया है, अर्थात बी हो जाएगा। अतिरिक्त नहीं क्या है? तो अतिरिक्त नहीं साहित्य की कविता विधा है, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। कवि के कंधे पर बैठा उसका पुत्र स्वयं को किससे बड़ा समझने लगा? तो वह दादा से बड़ा समझने लगा, अर्थात उत्तर ए हो जाएगा। विनोद शुक्ल ने बेटे को कहाँ बैठाया? विनोद शुक्ल ने अर्थात कवि ने बेटे को कंधे पर बैठाया, अर्थात सी हो जाएगा। कैसी औरत लोहा है? कैसी औरत लोहा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा दबी सताई, अर्थात ए। कवि किससे पूछेगा? कवि बेटी से पूछेगा, अर्थात बी हो जाएगा इसका उत्तर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में बैल के गले से कैसी घंटी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांसे की। बिटिया कैसे बोलेगी? धीरे धीरे, जोर से, झटपट, मुस्कुराते हुए, तो इसका उत्तर हो जाएगा झटपट, अर्थात सी। लकड़ी के दो खंभों पर क्या तना है? लकड़ी के दो खंभों पर तार तना है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। इस तरह आपका यह पाठ पूरा हो गया। उम्मीद है कि आप बढ़िया से बढ़िया पाठ का अभ्यास करेंगे, और आपके अभ्यास में सहयोग करने के लिए यहाँ पर आंसर शीट दिया गया है। तो अगले पाठ तक हम लोग अलविदा होते हैं। तो अगले पाठ तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।